वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको सक्सीड बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें आपको 150 क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो भी बच्चा 95 से 100 के आसपास क्वेश्चन सही बनाता है इसका मतलब उसका तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं हम लोग टेस्ट। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान में है मेहरगढ़, और यहीं से सर्वप्रथम गेहूं की कृषि का साक्ष्य मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो निरंजना नदी पर कौन सा बौद्ध स्थल है? तो याद रखिएगा ये बोध गया है। कौन? बोध गया जो है महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और आधुनिक नाम इसका फल्गु नदी है। क्या है? फल्गु नदी को ही निरंजना नदी पहले कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा है इसको देखते हैं। दे रहा है कि लोथल जो प्राचीन नदी क्षेत्र था, ये तो सही है। सारनाथ बौद्ध का प्रथम उपदेश यानी धर्म उपदेश वहीं पे दिए थे, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये गलत है। नालंदा दिया है कि बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये भी सही है। तो 1 2 4 ऑप्शन में कहाँ है? तो 1 2 4 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे। तो भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य थे वो जमाली थे। कौन थे? जमाली, राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, पूछ रहा है। तो याद रखिए कि किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये आपको जैन धर्म से तो संबंधित है और की जाती है बाहुबली के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो उपयुक्त जोड़ी है, इसके बारे में बोल रहा है। तो याद रखिएगा इनमें से चेतक लिच्छवी कौन सा हो जाएगा? चेतक लिच्छवी, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? देखो सर्वप्रथम सबसे पहले उदयन बनाया था। कौन बनाया था? उदयन बनाया था पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी, जो हर्यक वंश का था। ये अजातशत्रु का लड़का था, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इस ऑप्शन में नहीं दिया, तो इस ऑप्शन में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी कौन सी थी। तो मगध की राजधानी कौन सी थी बाबू? तो मगध की राजधानी जो थी वो गृहवर्ज यानी राजगीर में था। तो मगध की राजधानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, गृहवर्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक का साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था पूछ रहा है। तो देखो अफगानिस्तान तो था, बिहार था, कलिंग भी था, कलिंग आक्रमण भी किए थे, श्रीलंका नहीं था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशियों इतिहासों तथा वीर गाथाओं के कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ये किसका व्यवसाय था? तो ये मगध का व्यवसाय था। ऑप्शन में देख लेते हैं मगध है कि नहीं। ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में दिया हुआ है मगध। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मागध, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत बहुत चर्चित क्वेश्चन है। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। कब? 57 ईसा पूर्व, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मीमांसा के प्रणेता थे, इनके बारे में पूछ रहा है। तो मीमांसा के प्रणेता कौन थे बाबू? तो याद रखिएगा जैमिनी हो जाएगा। क्या? जैमिनी, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनना है हमको। तो देखते हैं, इधर स्थान दिया हुआ है, इधर स्मारक दिया हुआ है। चुनते हैं बाबू। एलिफेंटा बाबू, एलिफेंटा क्या है? तो एलिफेंटा गुफा है। श्रवण बेलगोला जो है, श्रवण बेलगोला में क्या है? तो मूर्ति। खजुराहो में मंदिर, सांची का स्तूप। इस तरह मिलाएंगे, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4। तो ऑप्शन में देखते हैं ए का 3, बी का 4 कहाँ है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है कि कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, किसके बारे में है, कदम्ब राजाओं के बारे में है। तो कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी बाबू, तो कदम्ब राजाओं की राजधानी जो थी वो थी आपको बनवासी। कौन, बनवासी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी बनवासी। ये दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण राजवंश था कदम्ब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। बोल रहा है विधिवेत्ता के बारे में पूछ रहा है, जो मध्यकालीन में थे इनके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा विज्ञानेश्वर तो थे ही, विज्ञानेश्वर के साथ आपको हिमाद्री भी थे और हिमाद्री के साथ जीमूतवाहन भी थे। तो 1 2 4 राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। गजनी राजवंश का संस्थापक के बारे में पूछ रहा है। तो गजनी राजवंश का संस्थापक जो था वो था आपको कौन था, तो वो आपको था अल्तगीन था। कौन था, अल्तगीन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था। तो याद रखिएगा चंगेज खान मंगोल आक्रमणकारी था और ये उस समय इल्तुतमिश के काल में आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अकबर के इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो अकबर के इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो याद रखिएगा वो किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। कौन, अब्दुल कादिर बदायूनी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है। इसमें से सत्य यानी गलत कथन को चुनना है हम लोग को। तो चुनते हैं बाबू। दिया हुआ है कि इसमें 33 वर्ग थे, ये तो सही है। का उन्हें मशरूत और साशर्त पद प्राप्त थे, ये भी सही है। बोला है कि उनका सवार पद और जात पद से अधिक होता था, जो बात गलत है। सवार पद जो था वो जात पद से अधिक नहीं होता था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह ने किस जिले में सर्वप्रथम अंग्रेजों का तख्ता पलट किया था। यानी बाबू कुंवर सिंह जो थे 1857 के विद्रोह में ये बिहार का नेतृत्व कर रहे थे और बोल रहा था किस जिले में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अंग्रेजों का तख्ता पलट किए थे। तो ये शाहाबाद में। कौन, शाहाबाद। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो कब, 19वीं शताब्दी के दौरान वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना में था। कहाँ पे, पटना। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था। कब, 1820। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। तो खरवार आदिवासी आंदोलन का बात कर रहा है तो ये 1874 में हुआ था। कब, 1874। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कहाँ पे था, झारखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ए बी कथन पढ़ते हैं पहले। कथन क्या दिया हुआ है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, ये तो बात सही ही है। और बोल रहा है कि सामाजिक, बी में बोल रहा है, कारण आर में बोल रहा है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन का मूल्य में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिक के आधार माने जाते हैं, ये भी बात सही है। और जो ये आर है ए का स्पष्टीकरण करता है, दोनों तो कथन सत्य है ये है, और जो आर है वो ए का स्पष्टीकरण भी करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग ये स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। किनकी बाबू, तो स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो अभिनव भारत किनका था बाबू, तो अभिनव भारत बी डी सावरकर का। किनका, बी डी सावरकर। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी और नलीन गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद हुए थे। तो याद रखिएगा ये किसके षड्यंत्र के लिए कैद हुए थे, ये 4 आदमी। तो याद रखिए कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये कब हुआ था, तो 1924 में। कब, 1924। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह कौन थे जिन्हें इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। तो इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस। कौन, रास बिहारी बोस। राइट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन सी एज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो गांधी के नाम के पहले महात्मा जो था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह जो था चंपारण सत्याग्रह था, और 1917 में सत्याग्रह ये सफल होने के बाद, यानी चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दिया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे, यानी चंपारण आंदोलन में इसमें से कौन सा जो था आदमी सम्मिलित नहीं था। राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, जेबी कृपलानी भी थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। क्या बोल रहा है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष, तो याद रखिएगा विट्ठल भाई जे पटेल। कौन, विट्ठल भाई जे पटेल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया कि इनमें से किसने द्वितीय गोष्ठ सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोष्ठ सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोष्ठ सम्मेलन में, गोष्ठ सम्मेलन किस लिए बुलाया गया था, तो गोल सम्मेलन जो हो रहा था वो हो रहा था साइमन कमीशन पर जो रिपोर्ट को विचार विमर्श करने के लिए हो रहा था। उसमें 3 सम्मेलन था। उसमें द्वितीय सम्मेलन में महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर और मदन मोहन मालवीय, ये तीनों ने भाग लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। बटलर कमेटी कब 1927 में बना था, और इसका उद्देश्य जो था वो था भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। ठीक है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज जो कहाँ पे, सिंगापुर में आई थी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत का सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुआ था, तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं निम्नलिखित कथन पर विचार हम लोग। कह रहे कि वारन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किए थे। तो ये बात तो गलत है। अगला देखते हैं हम लोग। आगे दिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1733 द्वारा कलकत्ता में 33 नहीं, इसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया 1773 के रेगुलेटिंग, यानी ये भी गलत हो गया। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 से लागू हुई है, तो ये सही है। केवल 3 सही है, ऑप्शन में कहीं केवल 3 है ही नहीं, तो क्या मारेंगे, ऑप्शन ई एज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पक्षधर में नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। तो नेहरू साहब पक्ष में थे लेकिन गांधी जी नहीं थे। तो याद रखिएगा वो भारतीय औद्योगिकरण, जो भारी औद्योगिकरण था उसके पक्ष में नेहरू थे, बट गांधी जी नहीं थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटना का सही कालक्रम बताना है आपको। देखते हैं हम लोग। पहले दिया हुआ कि बाल गंगाधर तिलक का निधन। तो बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था, पहले जान लेते हैं। इनका निधन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब, 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। अब हम देखते हैं आपको एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना। तो रॉलेट विधेयक कब पास हुआ था, तो ये हुआ था आपको 21 मार्च 1919 को। ठीक है, 1919 को हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन है, जालियांवाला बाग हत्या। तो ये तो बहुत मशहूर है, कब हुआ था बाबू, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था। तो कांग्रेस का जो भी अधिवेशन होता था वो नवंबर दिसंबर में होता था, नवंबर दिसंबर 1919 में हुआ था। अब हम लोग को सही क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन हुआ था। तो 1919 में 2 हुआ था, एक तो अधिनियम रॉलेट एक्ट विधेयक पास, तो ये 21 मार्च को हुआ था, और जालियांवाला बाग अप्रैल में। तो सबसे पहले कौन हुआ था, मार्च में, यानी 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। कौन, 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद देखिए 1919 में नवंबर दिसंबर में 4, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। और बाल गंगाधर तिलक का जो निधन हुआ था वो 1 अगस्त 1920 को। तो यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1 कहाँ है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में न्यूनतम है। कौन सा चट्टान प्रणाली जो है भारत में न्यूनतम है, ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इनमें से जो हो जाएगा वो गोंडवाना हो जाएगा। कौन, गोंडवाना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग को बताना है, क्षेत्रफल के अनुसार बताना है, तो हम लोग बताते हैं बाबू। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखो इस ऑप्शन के हिसाब से मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार। ठीक है, तो इस तरह मिलाएंगे हम लोग तो कौन सा हो जाएगा, मिलाएंगे तो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर किस पे बना है बाबू, तो त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पे बना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय से निर्मित हुआ है। तो याद रखिएगा, बोल रहा है कि निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट के लावा के उपक्षय से निर्मित हुआ, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा रेगुर मिट्टी, कौन, रेगुर मिट्टी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। तो याद रखिएगा, कॉफ़ी अकेले सबसे ज़्यादा पैदा करता है वो कर्नाटका है बाबू। कौन, कर्नाटका। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई के बारे में पूछ रहा है भारत का। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको डिगबोई। कौन, डिगबोई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिगबोई असम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा आरंभ की थी। तो याद रखिएगा, भारत का पहला है, क्या बोल रहा है कि भारत की पहली किसान रेल का बात कर रहा है। पहली किसान रेल जो चला था किन दो स्टेशनों के बीच चला था। तो याद रखिएगा, देवलाली महाराष्ट्र, दानापुर बिहार के बीच। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है। यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग का बात कर रहा है, और कौन, कोट्टापुरम और कोल्लम को जोड़ता है। तो याद रखिएगा, वो आपको जोड़ता है केरल तटीय नहर जलमार्ग। कौन, केरल तटीय नहर जलमार्ग। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग देखते हैं बाबू। आकार के अनुसार तो घटते क्रम में बताना है ना, तो सबसे पहले तो बृहस्पति हो जाएगा, उसके बाद शनि, उसके बाद आपको हो जाएगा यूरेनस, उसके बाद पृथ्वी। तो 1 4 3 2। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। लास्ट में सी 3 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है, मिस्र से गुजरती है, भारत से, म्यांमार से भी गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच विभाजित होती है। तो 38 डिग्री पैनल का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, 38 डिग्री समानांतर जो सीमा रेखा है तो किन दो देशों के बीच। तो याद रखिएगा, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है। एशिया से संबंधित नहीं है वो पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, लोपनोर ये तो है, आमूर है, टिग्रिस भी है, नाइजर नहीं है। कौन, नाइजर नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन। नाइजर नदी का संबंध अफ्रीका से है, ठीक है जो अफ्रीका कंटिनेंट अपना अलग ही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह है कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे दिया हुआ कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और फिलीपींस राज्य क्षेत्र में। ये तो सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु सघनों का प्रपोषण करती है। ये भी सही है, सही कथन का बात कर रहा है। और
पहला कथन क्या था, पढ़ लेते हैं फिर से। पहला कथन का विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में मिलती है। ये तीनों कथन सत्य है बाबू। तो तीनों कथन सत्य है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। 1 2 3। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदान पर चिनूक हवाएं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो चिनूक हवाएं का प्रभाव क्या पड़ता है बाबू? तो याद रखिएगा, इसका प्रभाव जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है? वह है, तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है? वह है पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ये म्यांमार में की जाती है। तो कहाँ पे? म्यांमार। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ है। जो मैथ जितने क्वेश्चन है मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैथ पढ़ाने में आपको समय लगेगा, मैथ को क्वेश्चन बताने में, इसलिए हम मैथ जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ। मैथ देखते हैं कहाँ तक है। तो 63 तक मैथ दिया हुआ है। 64 से देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन फिजिक्स का है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे? ये दिया हुआ है। तो 6 मीटर क्या 6 फीट 6 फीट लंबे व्यक्ति का दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, नैनोमीटर में निकालना है तो हम लोग निकाल लेते हैं बाबू। इसका हो जाएगा 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। कितना? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित संयंत्र में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, पायरोमीटर का। किसका? पायरोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। तो याद रखिएगा, तराजू की रीडिंग जो होगी वो घटेगी। क्या होगा? घटेगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम हो पड़ेगा? तो कोई व्यक्ति अगर लिफ्ट में बैठा है तो उसका बोला है कि व्यक्ति अपना भार कब सबसे ज़्यादा महसूस करेगा, मालूम करेगा। तो याद रखिएगा, कब मालूम करेगा वो? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। फिर बोल रहा है कि लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जाएगी तो होगा नहीं, समान वेग से जाएगी तब भी नहीं होगा, समान वेग से। यानी जब वो त्वरित गति से ऊपर की ओर जब लिफ्ट जाती है तो जो व्यक्ति होता है अपना भार अधिक महसूस करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि साबुन के पत्ते झाग में चमकदार रंग का बनना किस परिघटना के कारण होता है? तो याद रखिएगा, किस परिघटना के कारण होता है? तो ये होता है आपको बाबू बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण जो साबुन के पत्ते झाग हैं वो चमकदार दिखाई देते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको व्यक्तीकरण रहे तो व्यक्तीकरण मारिएगा, सबसे मतलब सटीक आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप। तो केल्विन मान पर पूछ रहा है मानव शरीर का तापमान। तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा बाबू? तो वो हो जाएगा आपको 310 केल्विन के। 310 केल्विन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। तो विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्या होता है? तो अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह होता है, यानी एसी डीसी में अंतर क्या होता है, यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, एसी और डीसी में जो अंतर होता है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच अंतर क्या है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ब्लूटूथ जो होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? क्या बोल रहा है? विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो याद रखिएगा, विश्व की विशालतम तियानयान है। कौन है? तियानयान। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी होगा। ये चीन के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा तियानवान नाम दिया गया है, तियानयान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया कि आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आणविक संरचना के बारे में बोला है, कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए सी में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन न्यूक्लियस। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है। संभव पीएच मान क्या बोल रहा है कि अम्लीय विलयन का बात कर रहा है, अम्लीय विलयन का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा राइट आंसर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। अम्ल जो होता है वो अम्ल 7 से नीचे होगा, पीएच मान 7 से जो नीचे होगा उसे अम्लीय कहते हैं, और 7 जो होगा 7 से जो ऊपर होगा उसे क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय। ठीक है, यहाँ पे अम्लीय का बात कर रहा है तो इसमें पीएच मान 6 जो होगा वो अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील जो होता है वो अचुंबकीय हो जाता है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो निकेल। क्या हो जाएगा, निकेल। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो याद रखिएगा गैस नियोन और पारद वाष्प भरा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। किसको किसको मिलाकर बनाया जाता है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है ये क्वेश्चन है। तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। कौन, इथाइल अल्कोहल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरडीएक्स की आविष्कृत हुआ। तो आरडीएक्स जो है, आरडीएक्स का आविष्कारक के बारे में पूछ रहा है। तो किसके द्वारा आविष्कार किया गया है आरडीएक्स का। तो याद रखिएगा हेनिंग के द्वारा। किसके द्वारा, हेनिंग। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। आरडीएक्स एक शक्तिशाली विस्फोटक है बाबू। ठीक है, और कब इसकी खोज हुआ है, तो आरडीएक्स की खोज 1899 में किया गया था हेनिंग के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध उदाहरण है एक। दूध उदाहरण है, किसका उदाहरण है बाबू, तो दूध उदाहरण है आपको पायस का। क्या, इमल्सन का। इमल्सन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। तो यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मीथेन हाइड्रेटेड के बारे में कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग बाबू। दिया कि भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों में गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, ये तो सही है। फिर बोल रहा है कि मीथेन हाइड्रेटेड में विशाल निक्षेपण उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधतल से नीचे पाए जाते हैं, ये भी सही है। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, तो ये भी सही है। जब तीनों कथन सही है तो तीनों कथन के लिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मच्छर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। दिया कि केवल मादा रक्त चूसती है, ये तो सही है। बोल रहा है कि मादा पौधों का रस चूसती है, ये तो बात गलत है। मादा की अपेक्षा नर का डैने बड़े होते हैं, ये भी बात गलत है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ये बात सही है। तो राइट आंसर ई और डी सही है। ए और डी कहाँ दिया हुआ है, ए और डी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है, यानी यहाँ पे गलत कथन बताना है। नील हरित शैवाल जैव उर्वरक, ये तो सही है। फिर देखो क्रायोशोपा माहो नियंत्रण, ये भी सही है।
बायो 902 सरसों का कैल्क्लोन, ये भी सही है। फिर दिया हुआ कि एजेटोबैक्टर जैव कीटनाशक, ये तो गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को गलत कथन का बात कर रहा है। एजेटोबैक्टर जो है एक जीवाणु है जो स्वतंत्र रूप से रहकर नाइट्रोजन यौगीकरण का कार्य करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसे रक्त समूह की परीक्षण करने का समय नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह से दिया जा सकता है। यानी यहाँ पे डोनर का बात कर रहा है, कौन सा डोनर होता है, तो याद रखिएगा ओ नेगेटिव। कौन, ओ नेगेटिव चढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं, और इनमें जो प्रबुद्ध मात्रा में आवश्यक होती है वे कौन से हैं। यानी सबसे ज़्यादा क्या बोल रहा है कि जो जीवधारी है उनको कम से कम 27 तत्व की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 धातुएं हैं, और बोल रहा है कि इसमें से प्रचुर मात्रा में पाए जाने, ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा यहाँ से पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी ए जो राइट आंसर। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बासमती चावल के दाने पकाने में लंबे समय लगते हैं, क्योंकि उसे में बहुमूल्य होता है, यानी क्या पाया जाता है, इसलिए उसमें लंबे समय लगते हैं, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा उसमें पाए जाते हैं आपको एमाइलेज। क्या पाए जाते हैं, एमाइलेज पाए जाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जब चींटी काटती है तो वो अंतःक्षेपित करती है, चींटी काटती है तो अंतःक्षेपित करती है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा चींटी के फॉर्मिकम्ल होता है, क्या होता है, चींटी के डंक में फॉर्मिकम्ल। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फेनिल कीटोन में उपापचय के जन्मजात मूल्य का एक उदाहरण है और इस मूल्य से निर्देशित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा किससे निर्देशित है, तो एंजाइम के वंशागत अभाव का, एंजाइम के वंशागत अभाव। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू बेबी नामक प्रदूषित कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान के कारण होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम अगर हो गया तो पानी में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है, इसलिए होता है। तो याद रखिएगा नाइट्रेट की, किसकी, नाइट्रेट। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन से तात्पर्य है, तो जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है, तो जैव आवर्धन से तात्पर्य है उत्तर पोषण स्तरों में जीवों के पीरकनाशियों की मात्रा का बढ़ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मातात्विक क्या बोला कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे बाबू, तो याद रखिएगा झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो किस में की गई है, भाग यहाँ पूछ रहा है। तो याद रखिएगा किस भाग में किया गया है, तो भाग 9 में किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है, इनमें से कौन, ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा कौन सा करता है, तो संविधान का प्रस्तावना। कौन, संविधान के प्रस्तावना। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र देश है और इसका अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा इसका अर्थ जो है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी स्टेट एम्बल कब से अंगीकृत एडॉप्ट किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कब से किया गया है, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा है बाबू, 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी, भाग 2 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार को कब जोड़ा गया है,
तो संविधान में संशोधन किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। और इसे जोड़ा गया था बाबू 1 अप्रैल 2010 से। कब? 1 अप्रैल 2002। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संपूर्ण देश में लागू हुआ था 2010 से, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण में भाग नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कौन सा है, तो वो हो जाएगा राज्यों के विधानसभा। राज्यों की विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जारी करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो 123 के तहत। 123 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह कहाँ पे प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, वो भी अनुच्छेद 352 में। कब? अनुच्छेद 352। राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। और अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है बाबू? तो नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने दिन तक नहीं आएगा? तो याद रखिएगा लगातार कितने दिन, कितने अवधि तक अनुपस्थित रहता है, यानी 60 दिन होता है, यानी 2 माह। अगर एमपी जो होता है, अगर लोकसभा का है, तो विधानसभा अध्यक्ष से अगर लगातार 2 महीने तक बिना बताए अगर सीट नहीं आता है सदन में, तो उसको अनुपस्थित रहता है, तो उसके सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो भारतीय लोक लेखा समिति कौन करता है बाबू? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा किस केस में बनी थी बाबू? तो गोलकनाथ केस में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें नहीं, सबसे बड़ा जो था गोलकनाथ भी नहीं था बाबू, इस ऑप्शन में तो गोलकनाथ हो जाए। इसमें 11 गो सदस्यीय समिति थी, और केशवानंद भारती बनाम केरला था, उसमें 13 सदस्यीय खंडपीठ थी। तो सबसे बड़ा अगर बोलेगा तो वो केशवानंद भारती मामला था। कौन? केशवानंद भारती मामला, केशवानंद प्लस केरल का मामला था, जिसमें 13 गो, कितना सबसे बड़ा खंडपीठ जो था 13 सदस्यों का बनाया गया था, और ये गोलकनाथ में 11 था। तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ का बात कर रहा है, तो दूसरी तो गोलकनाथ केस ही था, और प्रथम का बात करता तो केशवानंद बनाम केरल राज्य हो जाता, ठीक है। बहुत ये तो ठीक ही है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में विधान परिषद की सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित को अपनाया गया है? क्या राज्य के विधान परिषद के सृजन, तो विधान परिषद के सृजन की चर्चा आर्टिकल पूछ रहा है, तो वो आर्टिकल 169 में। कब? 169 में सृजन, विधान परिषद के सृजन के बारे में विधान परिषद की चर्चा का बात करेगा, तो आर्टिकल 171 में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट कर का बात कर रहा है, इनमें से कौन सा कर है? तो याद रखिएगा कौन सा कर है बाबू? तो वो बिक्री कर हो जाएगा, इनडायरेक्ट कर। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो याद रखिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की जाती है, मानव पूंजी सूचकांक ये भी की जाती है, ग्लोबल जेंडर गैप की जाती है, मानव विकास सूचकांक ये आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक मंच के द्वारा नहीं, यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये यूएनडीपी के द्वारा, किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है? विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा बाबू? तो वो हो जाएगा आपको WTO। कौन? WTO। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी, ये व्यापार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में GI टैग कौन जारी करता है? तो भारत में GI टैग कौन जारी करता है बाबू? तो ये भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री। कौन? भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री। राइट आंसर ऑप्शन ई।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए अधिकार दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये कौन सा संशोधन के तहत मिला है इनको, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के नए एमडी एनसीओ के रूप में किसे नामित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो याद रखिएगा वो बने हैं आशीष चौहान। कौन? आशीष चौहान। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि द क्राफ्ट्स विलेज स्कीम, तो द क्राफ्ट्स विलेजेज स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है, तो याद रखिएगा ये केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। किसका? कपड़ा मंत्रालय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो चाबहार बंदरगाह कहाँ है बाबू, तो ये ईरान में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह का आयोजन स्थल कौन सा राज्य किया है। भारत और ओमान के बीच होता है अल नजह। बोल रहा है कि कौन सा आयोजन स्थल किस राज्य में किया गया है, राज्य पूछ रहा है, तो ये राजस्थान में हुआ। कहाँ पे? राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसे दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवा को शुरू करने की घोषणा की है, तो किस दूरसंचार कंपनी ने किया है बाबू, तो ये किया है आपको रिलायंस जियो ने। कौन? रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सभी प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का बात कर रहे हैं, तो सभी प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय का बात करेगा तो वो विराट कोहली। कौन? विराट कोहली। यानी टेस्ट, ओडीआई और T20 में ये तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है, तो ये राज्य बोल रहा है, तो राज्य गुजरात हो जाएगा। कौन सा? गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली है, तो 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे बाबू, तो याद रखिएगा उदय उमेश ललित यानी यूयू ललित बने थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ये 49वें थे जो तो खत्म हो गए, अब 50वें जो बने हैं कौन बने हैं बाबू, तो 50वें आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन बने हैं। यहाँ पे दिया ही है धनंजय वाई चंद्र, DY चंद्रचूड़ बने हैं। कौन? DY चंद्रचूड़। राइट आंसर ऑप्शन देखो 49वें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी 50वें जो हैं वो DY चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटक के लिए फिर से खोल दिया गया है, तो याद रखिएगा किस उद्यान को खोल दिया गया है, ये क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा बाबू, तो किस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है, तो वो है आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय संन्यास ले लिया। कौन सी क्रिकेटर भारतीय महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली है, तो कौन ली है बाबू, इनमें से तो झूलन गोस्वामी हो जाएगा। कौन? झूलन गोस्वामी। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत के दूसरे चीफ CDS कौन बने हैं बाबू, तो याद रखिएगा दूसरे बने हैं अनिल चौहान। कौन? अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हृदय दिवस बाबू मनाया जाता है 29 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार के विजेता एनी अर्नोक्स किस देश के लेखिका है। एनी अर्नोक्स 2022 में नोबेल जीती है और बोल रहा है कि किस देश से बिलोंग करती है, तो याद रखिएगा ये इनका देश जो है वो फ्रांस से है। कौन है? फ्रांस इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकारी आंकड़े के अनुसार 2020 में किस राज्य में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु की दर सबसे अधिक अंतर है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक अंतर का बात कर रहा है तो छत्तीसगढ़ में। कौन? छत्तीसगढ़। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में UNHR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है, तो याद रखिएगा ये पुरस्कार कौन जीती है बाबू, तो एंजेला मर्केल। कौन? एंजेला मर्केल। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके मार्गदर्शन के लिए युवा टू लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा किनके लिए किया है, तो याद रखिएगा युवा लेखकों के लिए। किसके लिए? युवा लेखकों के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस पैरामिलिट्री फोर्स ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक का पदोन्नत किया है, तो याद रखिएगा वो पैरा फोर्स कौन सा है बाबू, तो CRPF में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और महिला अधिकारी का नाम, एक का नाम है सीमा ढूंढिया, सीमा ढूंढिया नाम है, सीमा ढूंढिया, और एक का नाम है एनी अब्राहम। क्या नाम है? एनी अब्राहम। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पद्म भूषण प्राप्त करता इला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, और उन्होंने किसकी स्थापना की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा वो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा किसने किया है बाबू? तो वो किया है आपको टाटा स्टील ने। कौन? टाटा स्टील। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि टीपी राजीवन, जिनका 2 नवंबर का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टीपी राजीवन, जिनका 2 नवंबर का निधन हुआ था, वो जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो लेखन शैली। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये आपको जीता है स्पेन। कौन? स्पेन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कोलंबिया को हराया था 1-0 से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि C-295 सैन्य विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो C-295 सैन्य विमान निर्माण की सुविधा, याद रखिएगा उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो राज्य है आपको बाबू गुजरात। कौन? गुजरात। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार से कितने शिक्षक चुने गए थे? याद रखिएगा शिक्षक शिक्षिका कितने चुने गए थे ये पूछ रहा है, तो 2 शिक्षक। कौन? 2 शिक्षक शिक्षिका। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए कितने गांव एक चापाकल लगाए जाने की योजना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कितने हैं बाबू? तो याद रखिएगा वो आपको 10,000। कितना? 10,000। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है बाबू? तो ये आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत नेपाल मैत्री ट्रेन का सफल ट्रायल बिहार के किस जिले से की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो भारत नेपाल मैत्री ट्रेन का जो ट्रायल हुआ है वो बिहार के किस जिले से हुआ है? तो वो बिहार का जिला समस्तीपुर है। कौन है बाबू? समस्तीपुर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन समस्तीपुर मंडल है। ठीक है, समस्तीपुर मंडल से और जयनगर से। ठीक है, समस्तीपुर मंडल के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच चलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछ रहा है, तो ये आपको नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़ रुपये देने की घोषणा किया है? तो ओलंपिक में अगर स्वर्ण पदक जीत रहे हैं तो वो राज्य सरकार हरियाणा किया था कि 6 करोड़ रुपये की घोषणा दिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? क्या बोल रहा है कि बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा बिहार के पटना में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। और इसकी स्थापना 1947 में ही हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजीव रंजन सिर्फ उर्फ ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, वह किस लोकसभा से निर्वाचित सांसद हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा वो आपको मुंगेर लोकसभा से। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया? तो शहद को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है बिहार सरकार द्वारा? तो याद रखिएगा 75 से 90%। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का पहला जिला जहां सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायतों के परामर्शी समितियों के कार्य करना प्रारंभ किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो बिहार का पहला जिला पूछ रहा है जहाँ सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत का परामर्शी समितियों के कार्य करना प्रारंभ किया था। तो बिहार का पहला जिला जो था वो शिवहर था। कौन था बाबू? शिवहर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गंडक बहुउद्देशीय परियोजना हेतु निम्न में से किस वर्ष समझौता हुआ था? तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना हेतु 1959 में। कब? 1959। राइट आंसर ऑप्शन बी। और 1959 में समझौता हुआ था और 60 में ये काम करना चालू कर दिया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो किस जिले में है बाबू, तो पश्चिमी चंपारण में है। अगला क्वेश्चन देख, महात्मा गांधी अनटू द लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षकों का क्या नाम दिया है। तो अनटू द लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षकों को क्या नाम दिया था। तो याद रखिएगा वो नाम दिए थे सर्वोदय। क्या सर्वोदय, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोत्तम लिंगानुपात है। तो गोपालगंज। अगला क्वेश्चन